दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल हिंदी में ऑडियो बुक में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस का पहला चैप्टर। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्रॉले को घेर लिया। वो हत्यारा जो न सिगरेट पीता था न ही शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस ज़मीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वो ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रहीं। क्रॉले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नज़ारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्रॉले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मल्रूनी ने कहा कि वो न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था वो पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक क्रॉले खुद को क्या समझता था, हम ये जानते हैं क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी उसने एक पत्र लिखा था। जब वो ये पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से भरे खून से निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में क्रॉले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्रॉले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने क्रॉले से लाइसेंस दिखाने को कहा। बिना कुछ कहे क्रॉले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर ज़मीन पर गिर गया तो क्रॉले कार के नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रॉले को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या उसने ये कहा, ये लोगों को मारने की सज़ा है? नहीं, उसने कहा, ये खुद को बचाने की सज़ा है। इस कहानी का संदेश ये है, दुनाली बंदूक क्रॉले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या ये अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सुनिए, मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सकें, और इसके बदले में मुझे गोलियां सुनने को मिली हैं और पुलिस से छिपे छिपे फिरना पड़ता है। ये वाक्य अल कैपोन के हैं, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कैपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वो खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई थी। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच शुल्टन ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्टन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो जनता की भलाई करता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था
मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंह जेल के वार्डन लुइस लॉस से लंबा पत्र व्यवहार किया है। वे कहते हैं सिंह जेल में बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको ये बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और ये मानते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कैपोन, दुनाली बंदूक, क्राले, डच शुल्ट्ज और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं। अमेरिकी स्टोर्स की चेन के संस्थापक जॉन वॉनामेकर ने स्वीकार किया था 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफ़ी है और मैं इस बात पर सिर नहीं धुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। वानामेकर ने ये सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे ये सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियाँ हुई और तब जाकर मैं ये समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वो आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वो उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययनों से ये पता चला कि यही इंसानों के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं, अलबत्ता संबंध ज़रूर बिगड़ता है। एक और महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेलिये ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एनिड ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी ये थी कि जब भी कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हों तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे, वो नियमों का पालन करें। परिणाम ये होता कि कर्मचारी मन मारकर उसके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उसके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को ये बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा के हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी नहीं पैदा हुई। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम पेज 25 करेंगे।